दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और बेहतरीन तेलुगु कोर्ट रूम मूवी लेकर आया हूँ, जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को खोल कर रख देगी। मूवी पहले तो हिंदी में रिलीज नहीं हुई, लेकिन अब इसकी डिमांड को देखते हुए बहुत ही जल्द ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हो जाएगी और इसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन, जिसकी IMDb रेटिंग फिलहाल 8.1 है। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2013 में विशाखापट्टनम शहर से, जहां हमारे सामने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीन आता है। यहां एक टीनेज लड़के का केस चल रहा होता है, जिसका नाम है चंदू, और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये केस काफी दिनों से कोर्ट में अटका हुआ है। अब दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज इस केस को अगले मंडे तक पोस्टपोन कर देता है और कहता है कि मंडे को फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही होती है। कोई कहता है चंदू को 10 साल की सजा होगी, कोई कहता है नहीं 14 साल की सजा। अब इस बीच चंदू के कुछ रिलेटिव्स कोर्ट के बाहर निकलकर पास की चाय की दुकान पर जाकर बैठते हैं। अब वहाँ एक वकील भी मौजूद होता है, जो उनसे कहता है, अरे भाई, मैंने भी चंदू के केस के बारे में सुना है। ये बहुत ही टफ केस है, पर हाल ही में विजयवाड़ा में भी एक ऐसा ही केस आया था, लेकिन मोहन राव का सीनियर लॉयर उसे जीत गया था। तो वैसा कोई वकील अगर तुम्हें मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो ये सुनकर चंदू का वो रिश्तेदार षणमुगम कहता है, सर आप प्लीज मुझे मोहन राव का नंबर दीजिए, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वकील हंसते हुए कहता है, अरे उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास उनके एक असिस्टेंट तेजा का नंबर है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम मोहन राव के उसी असिस्टेंट तेजा को देखते हैं, जिसका सपना होता है कि वो भी एक दिन एक बहुत बड़ा वकील बने, पर मोहन राव ने उसे कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं। खैर, फिलहाल तेजा मोहन राव के साथ असिस्टेंट की तरह काम कर रहा होता है और उसके ऑफिस में लहरी नाम की एक लड़की भी काम करती है। फिर हम देखते हैं कि मोहन राव तेजा को बुलाता है और वो कहता है, फौरन कोर्ट जाओ और सारे पेपर्स तैयार रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक इसी मोमेंट पर षणमुगम भी तेजा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मोहन राव सर से अपॉइंटमेंट चाहिए, एक केस के बारे में बात करनी है। तो तेजा जवाब देता है, तुम फ्राइडे को आ जाओ, मैं सर से मिलवा दूंगा। अब यहाँ से सीन सीधा कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ मोहन राव किसी केस को लड़ने जाता है। असल में ये केस एक लॉरी ड्राइवर का है, जिसने एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया और फिर मरे हुए शख्स के बेटे ने ड्राइवर पर केस ठोक दिया था। और यहाँ मोहन राव उस ड्राइवर की तरफ से लड़ रहा है। वो अब मरने वाले के बेटे से सवाल करता है, जिस जगह तुम्हारे पिताजी रोड क्रॉस कर रहे थे वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग थी, तुम्हारे गाँव का नेम बोर्ड था, या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी? तो बेटा कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो मोहन राव कहता है कि फिर तुमने इस ड्राइवर के ऊपर केस क्यों किया? तो वो लड़का कहता है कि सर, ड्राइवर के ट्रक में भारी माल लदा हुआ था और वो काफी स्पीड से रोड से जा रहा था, जिस वजह से उसने मेरे पिता को कुचल दिया। ये सुनकर मोहन कहता है कि जज साहब, ट्रक का काम है माल को लादना और वो ओवरलोडिंग नहीं कर रहा था। ऊपर से हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड मानी जाती है। इसके अलावा वहाँ कोई जेब्रा लाइन भी नहीं थी कि ड्राइवर स्लो कर सके। तो गलती यहाँ ड्राइवर की नहीं, बल्कि इस लड़के के पिता की है, जिन्होंने ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हुए रोड को क्रॉस करने की कोशिश की। इस तरह जज उसकी दलील से सहमत हो जाता है और मोहन राव केस जीत लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो दलील मोहन राव कोर्ट में दे रहा था, वो बाहर बैठे बैठे तेजा पहले से गेस कर चुका था। ये देखकर वो सोचता है कि अगर ये केस मेरा होता तो मैं भी यही पूछता और मैं भी जीत जाता। खैर, अब मोहन राव अपने ऑफिस लौटता है और वहाँ वो अपने सभी असिस्टेंट्स से कहता है कि एक जमीन का नया केस आया है, इसे कौन डील करेगा? तो अब वहाँ हर लॉयर के पास पहले से ढेर सारे केसेस होते हैं और इसी बीच तेजा मौके का फायदा उठाकर कहता है कि सर, मैं ये केस ले लूंगा। लेकिन मोहन राव उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और कहता है, ठीक है, मैं खुद ही इसे डील कर लूंगा। अब ये देखकर तेजा बहुत मायूस हो जाता है कि इतने साल हो गए, सर ने मुझे एक भी केस क्यों नहीं दिया। पर रात होने पर वो वापस हिम्मत जुटाकर मोहन राव के पास जाता है और कहता है कि सर, मुझे वो केस डील करने दीजिए, मैं आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। तो मोहन राव जवाब देता है कि तेजा, मुझे तुम्हें केस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर उसका जवाब तुमने सही दे दिया तो मैं तुम्हें ये केस दे दूंगा। फिर वो पूछता है, अच्छा बताओ, रेलवे ट्रैक पर एक तरफ एक आदमी है और दूसरी तरफ 5, लेकिन तुम्हें एक बार लीवर खींचना है, तो बताओ किसे बचाओगे? यहाँ तेजा थोड़ा सोचता है और कहता है कि सर, एक तरफ एक जान है और दूसरी तरफ 5, इसलिए मैं 5 को बचाऊंगा। तो मोहन राव इसका कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराते हुए तेजा को थपकी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो तेजा कोर्ट में मोहन राव से कहता है
कि सर मैंने कल सही जवाब दिया था ना, अब तो मुझे वो केस दे दीजिए। तो मोहन राव जवाब देता है, हाँ तेजा, तुमने कल रात यही कहा था ना कि 5 लोगों को बचाओगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो 5 बंदे असल में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं और कुछ लोगों को मार चुके हैं। उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। तो चलो अब बताओ कि अब तुम किसे बचाओगे। तो तेजा सोचकर कहता है कि सर अगर वो क्रिमिनल्स हैं तो मैं उस एक बंदे को बचाऊंगा। ये सुनकर मोहन राव फिर से उसे शाबाशी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को कोर्ट से बाहर निकलते ही तेजा फिर से वही सवाल दोहराता है कि सर वो केस मुझे कब देंगे। तो मोहन राव हंसते हुए कहता है, अच्छा हाँ, तुमने कहा था कि एक को बचाओगे, लेकिन यहाँ फिर से एक और ट्विस्ट है। वो जो 5 बंदे हैं उन्होंने जानबूझकर क्राइम नहीं किया, बल्कि वो क्राइम उन्होंने समाज की भलाई के लिए ही किया था। तो अब बताओ आप क्या करोगे। ये सुनकर तेजा फट से कहता है, तो सर मैं उस एक बंदे को मारकर इन 5 को बचाऊंगा। इसके बाद मोहन राव फिर से उसे अप्रिशिएट करता है और फिर से निकल जाता है। अब तेजा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ट्विस्ट कब खत्म होंगे पता नहीं। लेकिन अगले दिन ऑफिस में तेजा फिर से उस केस की बात करता है तो मोहन राव वही सवाल दोहराता है और कहता है, तेजा एक और ट्विस्ट है, असल में वो जो अकेला आदमी खड़ा है ना, वो उन 5 का पिता है। तो बताओ अब क्या करोगे। अब इस बार तेजा का दिमाग चकरा जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद फ्राइडे आता है तो षणमुगम और एक दूसरा बंदा तेजा से मिलने पहुँचते हैं। वो उसे बताते हैं कि मंडे को चंदू के केस की फाइनल हियरिंग है। यहाँ षणमुगम कहता है कि चंदू पर पॉक्सो एक्ट लगा है और वो पिछले 48 दिन से रिमांड में है। ऊपर से उसे बेल भी नहीं मिली है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सुनकर तेजा चौंक जाता है और कहता है कि इतना सीरियस केस है और तुम इसे अब ला रहे हो, वो भी फाइनल हियरिंग से पहले। तो इस तरह अब वो चंदू की फाइल स्टडी करने लगता है और तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। अब तारीख होती है 1 जनवरी 2013, जहाँ हम चंदू को देखते हैं जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ छोटे से घर में रहता है। असल में चंदू का फादर एक वॉचमैन होता है और उसकी माँ अपार्टमेंट के पास कपड़े प्रेस करने का काम करती है। अब चंदू की बात करें तो वो इंटरमीडिएट में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, इसीलिए उसका पिता उससे कहता है कि तुम जैसे तैसे इंटर को पास करो, बाकी मैं तुम्हें अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। हालांकि चंदू पढ़ाई पर फोकस नहीं करता और छोटे मोटे जॉब्स करता रहता है ताकि खुद का खर्चा उठा सके। असल में उसकी सोच ये होती है कि बिना पढ़ाई के भी पैसा और पोजीशन मिल सकती है, सिर्फ सारा काम मेहनत का है, चाहे वो पढ़ाई में कर लो या काम में। खैर आज जब चंदू नहाने जाता है तो उसे पता चलता है कि घर में शैम्पू नहीं है, इसीलिए वो उन्हें आधे कपड़ों में बाहर दुकान पर पैकेट लेने चला जाता है। अब वहीं हम जाबिली नाम की लड़की को देखते हैं जो नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रही होती है। तभी अचानक चंदू का एक दोस्त वहाँ आता है और कहता है, हैप्पी न्यू ईयर चंदू। तो चंदू जवाब देता है, अरे सिर्फ नाम का न्यू ईयर है, कैलेंडर बदलता है, लोगों का कैरेक्टर नहीं जो इतनी खुशी मना रहे हो। अब जाबिली उसकी ये बात सुन लेती है और उसे चंदू काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हम देखते हैं कि चंदू के घर के पास रहने वाली नित्या नाम की लड़की जाबिली की सहेली होती है, इसलिए वो नित्या से चंदू का नंबर लेती है और चंदू को फौरन फोन करके डांटती है। वो कहती है कि खुद को ऋतिक रोशन समझते हो जो बिना शर्ट के पोजिंग दे रहे हो। अरे कोई न्यू ईयर विश करे तो विश करो ना, ज्ञान मत बांटो। ये सुनकर चंदू चौंक जाता है और सोचता है कि अरे कोई लड़की मुझे काउंटर दे रही है। अब उसी रात हमें जाबिली का घर दिखाया जाता है जहाँ सभी मिलकर उसकी छोटी बहन के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। असल में जाबिली अपनी छोटी बहन और माँ के साथ अपने मामा के घर पर रहती है क्योंकि उसके पिता की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। अब मामा और घर के बाकी लोग जाबिली और उसकी बहन को बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है। पर तभी मंगापति नाम का एक आदमी वहाँ आता है जो उस घर का दूसरा दामाद होता है। वो उस बर्थडे गर्ल को देखते ही मुंह बना लेता है और केक कटने तक चुपचाप साइड में खड़ा रहता है। लेकिन फिर डिनर के वक्त वो सबको डांटता है और कहता है कि इस बच्ची को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए, देखो इसका पूरा हाथ दिख रहा है। फिर मंगापति अपने साले को कहता है कि आज तुमने इसको ऐसे कपड़े पहनाए, कल को मेरी बेटियां भी जिद करेंगी, यही से तो बच्चे बिगड़ते हैं। इस तरह एक छोटी सी बात पर हंगामा मच जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि घर वाले फौरन उस बच्ची के कपड़े बदल देते हैं। अब इसी बीच अचानक चंदू जाबिली को फोन करता है ये जानने के लिए कि आखिर सुबह फोन करने वाली लड़की कौन थी। पर जाबिली के मौसा यानी मंगापति के घर में होने की वजह से वो फोन नहीं उठाती और कॉल कट कर देती है। तो ये देखकर मंगापति पूछता है कि किसका फोन था, तो वो कहती है कि कोई नहीं, कस्टमर केयर वाले हैं। असल में जाबिली का फादर अब इस दुनिया में नहीं है। मंगापति इस चीज का फायदा उठाता है और वो पूरे घर को कंट्रोल में रखता है।
दूसरा उसका ससुर भी बहुत बूढ़ा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पाता। अब अगले दिन सुबह चंदू अपने काम पर जाता है और तभी जाबिली कॉलेज जाते वक्त उसे फोन करके डांटती है कि रात को कॉल क्यों किया था, पहले सॉरी बोलो। इस तरह फोन पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब जाबिली घर लौटती है तो वहाँ मंगापति पहले से बैठा होता है, जो उससे पूछता है कि इतना लेट क्यों हुआ। तो वो कहती है, मौसा जी मैं रिकॉर्ड लिख रही थी। फिर मंगापति कहता है, जो भी हो जल्दी आया करो बेटा, तुम बड़ी हो, तुम्हारे पीछे 4 बहनें हैं, वो क्या सीखेंगी। अब चंदू दिन में फिर से कॉल करता है, लेकिन जाबिली फोन काट देती है और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसी बीच एक दिन प्रभास की मूवी रिलीज होती है और हम देखते हैं कि चंदू अपने दोस्तों के साथ थिएटर के बाहर मौजूद होता है। तभी हम देखते हैं कि जाबिली और उसकी दोस्त नित्या भी वहां आती हैं और फिर सभी को पता चलता है कि नित्या ने चंदू को पहले से ही बता दिया था कि मेरी सहेलियां भी मूवी देखने जाना चाहती हैं, इसलिए उनकी टिकट्स भी लेकर रखना। खैर, अब एक लड़की कहती है, चलो अंदर चलते हैं, जल्दी से सीट्स पर बैठ जाते हैं। लेकिन चंदू कहता है, थोड़ा सब्र करो, हमारी सीट्स कंफर्म्ड हैं, इसलिए भीड़ में घुसोगी तो प्रॉब्लम होगी। वैसे भी आजकल लोग छिछोरी हरकतें करने से बाज नहीं आते। वो कहता है कि एक बात याद रखना, ब्रेक में बाहर मत आना, जो चाहिए वो मुझे बता देना। इस तरह वो सभी लड़कियों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है, क्योंकि वो जानता था कि भीड़ में लड़के कैसे बर्ताव करते हैं। अब यहाँ जाबिली उसकी केयरिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और मूवी के दौरान वो चंदू को ही देखती रहती है। फिर अगले दिन जाबिली खुद चंदू को फोन करके सॉरी बोलती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अभी भी ओपन नहीं करती, बस वो उसे अपना नाम बता देती है, जाबिली। ये पता चलते ही चंदू चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम वही लड़की हो ना जो मुझसे झगड़ती थी, आज तुम्हें अचानक क्या हो गया, इतना अच्छे से कैसे बोल रही हो। इस तरह अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब एक दिन चंदू जाबिली से फोन पर पूछता है, कितने दिन हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, आखिर हम मिलेंगे कब। तो जाबिली हंसते हुए कहती है, वक्त आने पर हम जरूर मिलेंगे। इस बीच हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल के पास मंगापति की छोटी बेटी को एक लड़का एक पेपर देता है, जिसे पास खड़ा एक शख्स देख लेता है और मंगापति को जाकर बता देता है। अब रात होते ही पुलिस उस लड़के के घर पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि असल में उस लड़के का पिता दूध बेचने का काम करता है, लेकिन पुलिस उसके पिता को गांजा के झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है। फिर जब वो लड़का अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ मंगापति फूफा की तरह पहले से ही बैठा होता है। अब मंगापति उसके फादर से कहता है कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी को लव लेटर दिया था, पर तभी वो लड़का कहता है कि अंकल ये सच नहीं है, वो लव लेटर नहीं बल्कि उसकी वर्कशीट थी जो आपकी बेटी स्कूल में भूल गई थी। ये सुनकर मंगापति जवाब देता है कि ये बात मुझे पता है, लेकिन दूर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि वो एक लव लेटर था। और इसके बाद फिर गांव में बात फैलती और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और तुम लोगों की यही सजा है। अब इस बीच चंदू और जाबिली की बॉन्डिंग मजबूत हो रही होती है और फिर एक दिन चंदू नित्या के घर प्रेस के लिए कपड़े लेने जाता है, जहां जाबिली भी उसके साथ स्टडी कर रही होती है। अब चंदू यहां जाबिली का नाम सुन लेता है तो वो सोचने लगता है कि क्या ये वही जाबिली है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए फौरन उसे फोन करता है, जिसके बाद जाबिली का फोन बजता है, लेकिन वो उसे काट देती है। ये देखकर चंदू मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि अरे ये वही जाबिली है। इसके बाद वो शाम को जाबिली को फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही नित्या की सहेली हो ना। इस तरह अब जाबिली का सच सामने आ जाता है, जिसके बाद चंदू कहता है कि चलो अब बताओ अब कब मिलोगी। तो जाबिली जवाब देती है कि फिक्र मत करो, किसी दिन मिलते हैं। फिर अगले कई दिनों तक चंदू उसे कॉल करता है, लेकिन जाबिली का फोन स्विच ऑफ ही रहता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। इसी बीच एक दिन निकिता चंदू को बीच के पास अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है और जब चंदू वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जाबिली भी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए सेलिब्रेशन के बाद वो दोनों साइड में चले जाते हैं। अब चंदू उससे पूछता है कि तुम्हारे फोन को क्या हुआ, तो जाबिली कहती है वो असल में गिरकर टूट गया, वो मैंने अपने अंकल को दिया है, सही होकर आ जाएगा। ये सुनकर चंदू कहता है अरे ये बात तुम इतने आराम से कैसे कह सकती हो, मैं कितना घबरा गया था। तो जाबिली पूछती है तुम क्यों घबराए, तो ये सुनकर चंदू चुप हो जाता है। तभी जाबिली चंदू से कहती है कि नित्या ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हें उससे बुलवाया था, क्योंकि ये सही टाइम था मिलने का, जैसा मैंने तुमको बोला था कि हम सही टाइम पर ही मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद चंदू अक्सर जाबिली को अपने घर अपनी माँ और बहन से मिलाने के लिए लाने लगता है और इस बीच जब उसके फादर आने वाले होते हैं तो ये लोग जाबिली को घर में ही अंदर छुपा लेते हैं।
अब एक रात मंगापति नोटिस करता है कि जाबिली देर रात किसी से फोन पर बात कर रही है और यहाँ उसका शक गहराने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ तेजा केस की डिटेल्स पढ़कर मोहन राव के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर चंदू के घर वाले खड़े हैं। पर मोहन राव कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उन लोगों को कल शाम को आने को कह दो, मैं तब तक इस केस की डिटेल्स देख लूंगा। अब अगली शाम जब वो दोनों फिर से आते हैं तो तेजा मोहन राव को बार बार फोन करता है, लेकिन वो फोन को पिक ही नहीं करता। इसी बीच उन दोनों की टेंशन देखकर तेजा पूछता है कि मुझे तब तक ये बताओ कि वो लड़का पॉक्सो एक्ट में कैसे फंसा। अब सीन यहाँ से वापस फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन चंदू अपने दोस्त की दुकान पर बैठा होता है कि तभी जाबिली उसे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। अब चंदू घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ दवा लेनी है। तो इस तरह उसे ड्रॉप करके चंदू अपने घर पहुंचता है, जहां जाबिली उसकी बहन के साथ गेम खेल रही होती है कि इतने में चंदू का फादर वहां आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों जाबिली को घर में छुपा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंगापति अपनी फैमिली और पुलिस के साथ चंदू के घर आ धमकता है। यहाँ इंस्पेक्टर चंदू के पिता से कहता है कि लड़की को बाहर भेजो, पर वो कहता है कि कौन सी लड़की साहब। तो इंस्पेक्टर चिल्लाता है, तुझे नहीं पता लेकिन तेरी बीवी को पता है, जल्दी बुला उसे। तो इस तरह जब जाबिली बाहर आती है तो वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी जाबिली की माँ उसे डांटती है कि जाबिली तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इतने में पुलिस चंदू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंगापति घर आकर जाबिली को बेल्ट से पीटने लगता है और चिल्लाता है कि तुमने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। तभी वो इंस्पेक्टर उसे फोन करके पूछता है कि इस लड़के का क्या करना है। तो मंगापति कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसके खिलाफ FIR करो। लेकिन तभी जाबिली की माँ उसे कहती है कि केस की जरूरत नहीं है, इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दो, उसने जाबिली को हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन मंगापति नहीं मानता और उल्टा वो जाबिली की माँ को भी डांटता है कि देख तेरी बेटी ने क्या किया, तुझे कुछ अंदाजा भी है, आखिर तूने इसको क्या सिखाया है। अब थोड़ी देर बाद मंगापति दामू नाम के मशहूर लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चंदू पर FIR करवाता है। इसके बाद दामू चंदू पर कई सेक्शंस लगाता है और इसके अलावा वो पॉक्सो एक्ट भी जोड़ देता है, क्योंकि जाबिली असल में एक माइनर होती है। अब दोनों के जाने के बाद एक कांस्टेबल चंदू की फैमिली के पास जाता है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं। यहाँ कांस्टेबल उनसे कहता है कि कल तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, इसलिए अभी तुम लोग जा सकते हो। लेकिन चंदू के माँ बाप और दोस्त वहाँ से हिलते तक नहीं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में चंदू को टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पुलिस उससे कहती है कि जुर्म कबूल कर, जबकि बेचारा चंदू सोचता है कि आखिर कौन सा जुर्म कबूल करूं, मैंने आखिर किया क्या है। उधर दामू FIR की कॉपी लेकर जाबिली की माँ के पास जाता है और कहता है कि आप इस पर साइन कर दो। लेकिन जाबिली की माँ कहती है कि हमें केस के चक्कर में नहीं पड़ना, पर दामू उसे समझाता है कि आप फिक्र मत करो, जाबिली को कोर्ट आना नहीं पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा। पर फिर भी वो इसके लिए नहीं मानती। लेकिन तभी मंगापति जबरदस्ती उससे साइन करवा ही लेता है। फिर जब रात होती है तो पुलिस चंदू को शिफ्ट करने के लिए बाहर लाती है, जहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चंदू ऐसा नहीं कर सकता। अब पुलिस जज से चंदू की रिमांड मांगती है, तो जज इसकी परमिशन दे देती है। इसी बीच एक पुलिस वाला चंदू के माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे पर बड़ा केस है, इसलिए अब कोर्ट में देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। अब चंदू का मुंह बोला भाई षणमुगम एक लॉयर के पास जाता है और उसे वो FIR की कॉपी दिखाता है। ये लॉयर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये केस ले लूंगा, लेकिन इसमें 50,000 रुपए की फीस लगेगी और चंदू बेल पर आ जाएगा। अब षणमुगम इसके लिए मान जाता है और फौरन फीस का इंतजाम शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ मंगापति उल्टा उस लॉयर को भी खरीद लेता है और कहता है कि तुम इस केस को मत छोड़ो और ऐसा दिखाओ कि तुम अच्छे से केस लड़ रहे हो, लेकिन आखिर में जीत मेरी ही होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि चंदू का केस कोर्ट में आता है, जहां दामू जज के सामने केस को कुछ ऐसे पेश करता है कि जब जाबिली कोचिंग से लौट रही थी तो चंदू ने उसे किडनैप किया और जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। वो कहता है कि ये लड़का हर दिन जाबिली को फॉलो करता था और कभी कभी रास्ते चलते में उसे सेक्सुअली हैरेस भी करता था। इसी बीच मौका देखकर इसने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया, इसलिए ऐसे लड़के को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की होगी। तो इस तरह इस बार चंदू की बेल खारिज हो जाती है। फिर अगले दिन दामू एक मेडिकल स्टोर वाले को गवाह बनाता है। वो कहता है कि उस दिन घर आने से पहले चंदू अपने दोस्त के साथ मेडिकल स्टोर पर रुका था, जहां उसके दोस्त ने चंदू के नाम से ही प्रिकॉशन खरीदा था। इससे साफ हो जाता है कि उस दिन उसका जाबिली के साथ गलत काम करने का इरादा था। इस तरह आज भी उसकी बेल खारिज हो जाती है और सामने वाला वकील जानबूझकर चंदू की तरफ से कोई मजबूत दलील नहीं देता। फिर अगले दिन दामू 3 और झूठे गवाह लाता है, जो कहते हैं कि
कि हम मंदिर जा रहे थे और तभी हमने चंदू को एक लड़की को अपनी बाइक पर खींचते हुए देखा था। इस तरह अब झूठे गवाह बुला बुलाकर 3 दिन गुजरते हैं और चंदू को बेल नहीं मिलती। फिर लास्ट में जब जज जाबिली को सामने लाने की बात कहता है तो वकील दामू कोर्ट में एक फर्जी डॉक्टर को लाता है जो कहता है कि इस केस की वजह से जाबिली की मानसिक हालत बिगड़ गई है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती। इस तरह आखिर में जज कहता है कि मैं आने वाले मंडे को फाइनल जजमेंट दूंगा, जिसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां षणमुगम तेजा को सारी बात बताता है और कहता है कि आज शनिवार है, कल रविवार और फिर मंडे, इसलिए हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर मोहन राव सर के पास आए हैं। हमने उनका बड़ा नाम सुना है। अब तेजा वापस मोहन राव को फोन करता है और पूछता है कि सर आप ऑफिस वापस कब आएंगे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मोहन राव कहता है कि नहीं तेजा, मैं अब नहीं आ सकता, इसलिए उनसे कह दो कि वो कल सुबह आए। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह मोहन राव तेजा को अपने पास बुलाकर कहता है कि ये केस हम नहीं ले सकते। तो तेजा कहता है क्यों सर, हमारे पास जीतने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मोहन राव जवाब देता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए उनसे मना कर दो कि हम ये केस नहीं लेंगे। और ऐसा कहकर मोहन राव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब षणमुगम और उसका साथी तेजा के पास आते हैं तो तेजा कहता है कि आप फिक्र मत करो, सर की जगह मैं केस लूंगा, हालांकि वही मुझे गाइड करेंगे। अब चलो सीधे मंडे को कोर्ट में मिलते हैं। इसी बीच वहाँ काम करने वाली लड़की लहरी उससे पूछती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। तो तेजा कहता है कि लहरी, हम इस केस को जीत सकते हैं, मुझे आज तक एक भी केस नहीं मिला, जबकि मैंने सर के सभी सवालों के जवाब दे दिए और जो सवाल उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा था उसका जवाब मैंने कई लोगों से पूछा, कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब वो सवाल ही गलत है और सर मुझे उलझा रहे थे। लेकिन अब ये केस खुद मेरे पास आया है और सर ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अगर मैं इसे ले लूंगा तो कम से कम मैं चंदू की सजा तो कम करवा ही सकता हूँ, वो निर्दोष है। इस तरह अब मंडे को तेजा कोर्ट पहुँचता है और वहाँ मेमो सबमिट करता है। उस मेमो को देखकर जज उसे डांटता है कि आज फाइनल जजमेंट है, अब मेमो कैसे दोगे, अब कौन सी बहस बाकी रह गई है। तो तेजा रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं नया लॉयर हूँ, मुझे इस केस में कुछ साजिश लग रही है, इसलिए मैं दोबारा ट्रायल चाहता हूँ। जिसके बाद जज उसे इसकी परमिशन दे देता है। अब सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ दामू अपने पॉइंट्स रखता है, जिसके बाद तेजा कहता है कि जज साहब प्रिकॉशन खरीदना कोई क्राइम नहीं, लाखों लोग रोज मेडिकल स्टोर से ये खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो रेपिस्ट है, आप ही बताइए। वो कहता है कि जज साहब कोर्ट को सिर्फ इतना पता है कि चंदू के दोस्त ने प्रिकॉशन खरीदा, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। तो आखिर दामू सर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चंदू ने गलत काम किया। इसी बीच तेजा चंदू के दोस्त को गवाह बनाता है और उसे कोर्ट में उस दिन के बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ चंदू का दोस्त कटघरे में कहता है कि सर उस दिन मैंने मेडिकल स्टोर से प्रिकॉशन खरीदा था और मजाक मजाक में चंदू को भी दिया था, लेकिन चंदू ने उसे साइड में फेंक दिया था और फिर वो मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब तेजा जज से कहता है कि जब चंदू को अरेस्ट किया गया तो उसके पास कोई प्रिकॉशन का पैकेट नहीं मिला। इससे साबित होता है कि वो जाबेली के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं रखता था। और जरा सोचिए, अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो उसे घर क्यों लाता, कहीं और लेकर जाता। इसके बाद वो दामू के उन 3 फर्जी गवाहों को बुलाता है जिन्होंने चंदू को जाबेली को किडनैप करते हुए देखा था। अब तेजा उन सभी से सवाल करता है और प्रूव करता है कि वो तीनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक गवाह कहता है कि मैं सुबह 6 बजे निकला, फिर दूसरा गवाह कहता है कि मैं 8 बजे निकला। इस तरह तेजा बोलता है कि इन तीनों के टाइमिंग्स मैच नहीं करते, यानी जिस वक्त इन्होंने चंदू को देखा उस वक्त ये तीनों वहाँ एक ही वक्त पर पहुँच ही नहीं सकते थे। इसके बाद तेजा जज को जाबेली की दोस्त नित्या का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसमें नित्या कहती है कि एमसेट क्लास के बाद में घर आ गई, जबकि जाबेली खुद चंदू के घर गई थी, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था। इस तरह अब तेजा जज से चंदू पर लगे इल्जाम को रद्द करने के लिए कहता है। अब जज दामू से पूछता है कि आपको कुछ कहना है, तो दामू थोड़ा टाइम मांगता है, जिसके बाद ये केस फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब कोर्ट के बाहर दामू तेजा के पास आता है और कहता है कि तुमने अच्छा केस लड़ा तेजा, लेकिन जिस लड़के के लिए तुम ये केस लड़ रहे हो वो कौन है? सिर्फ एक वॉचमैन का बेटा, तो वो तुम्हें क्या देगा? इसीलिए मेरे साथ आओ, मुझसे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनकर तेजा जवाब देता है कि सर मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और ये सुनकर दामू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दामू मंगापति से कहता है कि ये तेजा बिकने वाला नहीं है,
तो मंगापति कहता है, दामू मैं ये केस नहीं हार सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसी बीच तेजा लहरी को फोन करता है और कहता है कि आज मेरा पहला दिन जबरदस्त रहा। मैंने केस को लगभग जीत लिया था, पर सामने वाले वकील ने और समय मांग लिया। खैर, अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये बात मोहन राव को भी अभी तक पता नहीं थी कि तेजा ने चंदू का केस ले लिया है। इसके बाद अगली सुनवाई का दिन आता है, जहाँ दामू एक वीडियो जज को दिखाता है और जज वो वीडियो तेजा और चंदू को दिखाता है, जिससे तेजा के होश उड़ जाते हैं। अब वीडियो में दिखता है कि चंदू और जाबिली एक कमरे में जा रहे हैं और ये सीन किसी शादी का था। तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जाबिली ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में चंदू को बुलाया था और वहाँ जाबिली को साड़ी में देखकर चंदू उसे देखता ही रह गया था। और उसी शादी में ये दोनों एक कमरे में गए थे, जो वहाँ की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। अब तेजा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जबकि दामू अब मिर्च मसाला लगाकर कहता है कि जज साहब, अगर लड़का लड़की कमरे में साथ में गए तो उनके बीच क्या हुआ होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो आगे कहता है कि चंदू पहले से ही जाबिली को ब्लैकमेल करता था, जिसके चलते वो बेचारी उसके साथ उस कमरे में गई थी। अब ये सब सुनकर जज इस केस को आगे पोस्टपोन कर देता है। अब कोर्ट के बाहर तेजा चंदू और उसके दोस्तों को बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। उधर दामू मंगापति से पूछता है कि आखिर ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो मंगापति कहता है कि ये दोनों हमारे परिवार की एक शादी में मिले थे, जहाँ वीडियोग्राफर ने इन दोनों को साथ में देखकर मुझे इसके बारे में बताया था। और जब मैंने उस दिन का सीसीटीवी देखा तो मुझे ये दोनों एक कमरे में जाते दिखे और उस दिन मैंने ये वीडियो अपने पास संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने जाबिली का फोन ट्रैक करवाया तो वो चंदू के घर की लोकेशन शो कर रहा था, जहां मैं पुलिस और फैमिली के साथ उसे अरेस्ट करवाने पहुंच गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं ये केस हार जाऊंगा, इसलिए मैंने आखिर में ये वीडियो तुम्हें दे दिया ताकि अपना केस स्ट्रॉन्ग बन सके। खैर, अब हम देखते हैं कि तेजा बिना किसी को बताए अपने गांव चला जाता है, जहां उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अचानक घर क्यों आ गए। तो तेजा कहता है, कुछ नहीं माँ, बस 4 दिन रुककर यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच तेजा के जाने के बाद षणमुगम दूसरे वकीलों से मिलने लगता है, लेकिन तभी एक वकील कहता है कि चंदू को बाहर लाने का बस एक ही रास्ता है, तुम जाबिली के फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इस तरह अब चंदू के माँ बाप और कुछ दोस्त अब जाबिली के घर जाते हैं। उधर जाबिली की माँ और दादा को भी केसबाजी पसंद नहीं होती और वो भी सोचते हैं कि लड़के का फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। लेकिन तभी इतने में मंगापति वहाँ आ जाता है और हंगामा खड़ा कर देता है। वो कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो। लेकिन तभी चंदू के माँ बाप उसके पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। पर मंगापति को उन पर रहम नहीं आता और वो सबको भगा देता है। इस बीच जाबिली की माँ भी जाबिली से कोई बात नहीं करती और जाबिली भी अपना कॉलेज छोड़ देती है। खैर, अब 2 दिन बाद मोहन राव ऑफिस लौटता है, जहाँ एक लॉयर फोन पर उसे तेजा के बारे में बताता है कि वो अब उस चंदू का केस लड़ रहा है। इसी बीच लहरी भी उसे सब बता देती है, जिसके बाद रात को मोहन राव और लहरी तेजा के गांव पहुंच जाते हैं। अब मोहन राव उससे पूछता है कि क्या हुआ तेजा, ऑफिस क्यों नहीं आए, पर तेजा उसे कोई जवाब नहीं देता और नजर नीचे कर लेता है। लेकिन तभी मोहन राव कहता है कि मैं तुमसे इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुमने ये केस लिया, बल्कि मैं नाराज इसीलिए हूँ क्योंकि तुमने इसको बीच में ही छोड़ दिया। अब मोहन राव उसे समझाता है कि तुम जल्दी डिसीजन ले लेते हो। देखो, मैं तुम्हें एक केस के बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है, एक केस में लॉरी ड्राइवर ने एक शख्स को मार दिया था और मैंने उसका केस लड़ा था। अब लोग मुझे ब्लेम करने लगे थे और सब कहते थे कि ड्राइवर की गलती है, उस आदमी की कोई गलती नहीं। जबकि किसी ने ये नहीं सोचा कि मरा हुआ शख्स वहाँ खुद को मारने आया था, यानी वो किसी बात से दुखी था, इसलिए उसने खुद को जान से मारने का डिसीजन लिया। और ये बात मैं समझ गया था, पर मैंने फिर भी कोर्ट में ये बात सामने नहीं रखी, क्योंकि अगर वो उसे दोषी बना देते तो उसके नाम पर चल रही LIC पॉलिसी का पैसा उसके परिवार को नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो एक एक्सीडेंट नहीं माना जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ड्राइवर को दोषी बना देता तो वो उस पर जुल्म होता, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने ये दिखाया कि वो आदमी सड़क पार करते हुए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए जा रहा था और ध्यान न देने पर वो गलती से ट्रक के सामने आ गया। अब ट्रक लदा हुआ था, इसलिए वो रुका नहीं और वो आदमी मारा गया। अब इससे वो ड्राइवर भी बच गया और एक्सीडेंट भी साबित हो गया और उस आदमी के परिवार को क्लेम भी मिल गया। अब तुम सोचो कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था ना कि उस ट्रैक पर किसे बचाओगे, तो तुमने फट से जवाब दिया था। लेकिन अगर तुम पूछते कि वो 5 लोग और एक बंदा वहाँ क्या कर रहे थे, तो वो सही जवाब होता। इसलिए नतीजे पर पहुँचने से पहले सारी भावनाओं को तलाश लो, उसके बाद ही अपना फैसला लो। इस तरह तेजा को समझाकर मोहन राव वहाँ से चला जाता है। खैर,
अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो तेजा अपनी सीट पर नहीं दिखता और इससे दामू और मंगापति खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तेजा कोर्ट में आता है और कहता है कि वो चंदू का केस लड़ने को तैयार है। इसके बाद तेजा उस इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाता है जिसने चंदू पर रेप का केस लगाया था और उससे पूछता है कि ये रेप कैसे हुआ। तो इंस्पेक्टर कहता है कि उस वीडियो में सबने देखा कि चंदू जाबिली के साथ कमरे में गया था, तो वही हुआ होगा। तो तेजा जवाब देता है, यानी आपने नहीं देखा, सिर्फ अंदाजा लगाया। मुझे बताइए कि जब इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि चंदू ने ऐसा किया है। इसके बाद तेजा जाबिली की माँ को बुलाता है और पूछता है कि वीडियो देखकर क्या आपने जाबिली से पूछा कि कमरे में क्या हुआ। तो माँ कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। तो तेजा कहता है कि फिर आपने भी मान लिया कि जाबिली के साथ गलत हुआ है। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। इसके बाद तेजा जज से कहता है कि सर, कमरे में क्या हुआ ये सिर्फ चंदू और जाबिली जानते हैं, पर जाबिली को हम कोर्ट में नहीं बुला सकते, इसलिए आप प्राइवेसी के लिए चंदू से पूछ सकते हैं। इसके बाद जज सबको बाहर भेजता है और फिर कोर्ट में सिर्फ तेजा, दामू, चंदू और जज रहते हैं और यहाँ वो उनको उस रात की बात बता देता है। इसी बीच तेजा उस डॉक्टर को बुलाता है जो जाबिली का इलाज कर रहा था। तो यहाँ तेजा पूछता है कि जाबिली की हालत कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसलिए वो मेंटली अनस्टेबल है और हादसे से उबर नहीं पाई है और हफ्ते में 1-2 बार हॉस्पिटल आती है। फिर ये सुनकर तेजा पूछता है कि वो अकेली आती है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, उसकी माँ उसे अपने साथ लाती है। फिर तेजा पूछता है कि ट्रीटमेंट के सेशन में आपको कितना टाइम लगता है। तो डॉक्टर कहता है ये डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट्स ज्यादा होते हैं तो टाइम लग ही जाता है। इसके बाद तेजा कोर्ट में एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक दिन पहले डॉक्टर के अटेंडर से जाबिली की फोटो दिखाकर ये पूछता है कि इसे जानते हो। तो अटेंडर कहता है कि नहीं, इसे मैंने कभी नहीं देखा। तो तेजा जज से कहता है कि अगर जाबिली हॉस्पिटल आती तो अटेंडर उसे पहचान जाता, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ये सुनकर दामू कहता है कि ये वीडियो फेक हो सकती है। तो तेजा जवाब देता है, एक काम करते हैं, उस अटेंडर को कोर्ट में बुला लेते हैं। इस तरह जज उसे दोपहर का टाइम देता है। इसके बाद अटेंडर कोर्ट में आता है जहाँ तेजा उससे पूछता है कि जाबिली और उसकी माँ हॉस्पिटल आती हैं। तो अटेंडर कहता है हाँ, हफ्ते में 2 बार आती हैं। ये सुनकर तेजा समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे भी अपने साथ मिला लिया है, इसलिए अब तेजा उसके सामने 2 फोटो रखता है और कहता है कि इसमें से जाबिली की माँ कौन है। तो अटेंडर हिचकिचाते हुए चंदू की माँ की फोटो को चुन लेता है और फिर घबराकर कहता है कि नहीं, वो नहीं, ये है। लेकिन असल में वो दूसरी फोटो भी तेजा की माँ की ही होती है, यानी दोनों फोटो में जाबिली की माँ थी ही नहीं। इससे जज समझ जाता है कि वो अटेंडर बिका हुआ है और मंगापति ने उसे खरीद लिया है। अब तेजा कहता है कि जाबिली मेंटली अनस्टेबल नहीं है सर, ये सब एक झूठ है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाबिली को कोर्ट में लाया जाए। तो आखिर में जज अपना ऑर्डर देता है और नेक्स्ट हियरिंग में जाबिली के आने की बात करता है। यहाँ मंगापति जाबिली से कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट जाना है, इसलिए अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तो सोच समझकर अपना स्टेटमेंट देना, क्योंकि तुम्हारे फैसले का असर घर की बाकी लड़कियों पर पड़ेगा। अब अगले दिन सुनवाई शुरू होती है जहां दामू कहता है कि जाबिली मिसिंग है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकती। लेकिन तभी शॉकिंगली जाबिली और उसकी माँ कोर्ट में आते हैं। असल में मंगापति ने उसकी माँ से कहा था कि आज कोर्ट की छुट्टी है, पर ससुर ने फोन करके सच पता कर लिया था और ये बात जाबिली को बता दी थी। खैर, अब तेजा पहले मंगापति को बुलाता है और सवाल करके प्रूव करता है कि उसने इंस्पेक्टर, गवाह और अटेंडर को खरीदा था। इसके बाद वो जाबिली को बुलाता है और जज से कहता है कि सर, अब आप ही जाबिली से पूछे कि उस कमरे में क्या हुआ था। तो जाबिली बताती है कि शादी में मैंने ही चंदू को ऊपर बुलाया था, जिसके बाद हम वहाँ बैठकर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि हम बाद में क्या करने वाले हैं। चंदू अपना काम करने के बारे में कह रहा था, जबकि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में उसे बता रही थी। इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। ये सुनकर तेजा जज से कहता है कि आरोपी और विक्टिम के बयानों से साफ है कि चंदू ने जबरदस्ती नहीं की और यहाँ तक कि कोई भी गलत काम नहीं हुआ। वो आगे कहता है कि असल में जाबिली जब माइनर थी इसलिए पॉक्सो एक्ट लगा, जबकि 20 दिन बाद वो 18 की होती तो केस ही नहीं बनता। इसके बाद जज चंदू के हक में फैसला सुनाता है और मंगापति और पुलिस पर इंक्वायरी बैठा देता है। अब चंदू को बाहर देखकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तभी चंदू भी तेजा को गले लगाकर रोने लगता है। इसी बीच मंगापति जाबिली की माँ से कहता है, मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी समझा, लेकिन इतने में जाबिली की माँ उसे थप्पड़ मारकर जाबिली को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद चंदू अपनी पढ़ाई शुरू करता है और जाबिली की माँ उसे कोचिंग में भेजना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जाबिली बस का इंतजार कर रही होती है और सामने चंदू भी बस स्टॉप पर होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जाबिली उससे कहती है कि आज मेरा 18th बर्थडे है।
ये सुनते ही चंदू उसे गले लगाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।